Hello students, welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Myself Jyoti Mishra and I am your civics teacher. Now today's topic is सत्ता में साझेदारी. आज हम लोग अपने जो है वो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, जो हमारा फर्स्ट प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हो रहा है, उसका हम ये चैप्टर सत्ता में साझेदारी, जबकि सिविक्स से मैंने 2 चैप्टर्स लिए, में साझेदारी, संघवाद और लोकतंत्र और विविधता, जिसमें से कि आज हम पहला सत्ता में साझेदारी आपको समझाने जा रहे हैं. ये हमने बहुत स्टार्टिंग में चैप्टर पढ़ा था, ये हमारे सिविक्स का पहला चैप्टर था और हम स्टार्टिंग से ही इस चैप्टर को पढ़ रहे थे. बहुत इंटरेस्टिंग भी था. इसमें देखिए फर्स्टली मैंने कुछ जो है टॉपिक्स को मेंशन किया है जो कि इम्पोर्टेंट है, इस टॉपिक से रिलेटेड है, इस चैप्टर से, जिसमें हमारा फर्स्ट हम इसमें क्या पढ़ेंगे, एक तो बेल्जियम और श्रीलंका, 2 ऐसे देशों के बारे में पढ़ेंगे और वहाँ पर पढ़ेंगे कि वहाँ पे सत्ता में साझेदारी किस प्रकार से हुई. उसके बाद फिर बेल्जियम ने जो एक निष्कर्ष निकल कर आया, पहले तो वहाँ की सिचुएशंस क्या थी, उसके बाद जो निष्कर्ष निकला वो बेल्जियम की समझदारी को बताता है. उसी के साथ साथ श्रीलंका में कुछ इस तरह की भी जो है वो कहते नहीं है कि कंडीशंस हुई, जिस तरह की वहाँ पे प्रॉब्लम्स आई सत्ता में जो है वो पृथक्करण की शक्तियों का बंटवारा करने की. उसके बाद वहाँ पर क्या जो है उसका निष्कर्ष निकला, वो बहुसंख्यवाद निकला. देन हम लोग पढ़ेंगे कि सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों होती है. इसके 2 कारण होते हैं, कुछ युक्तिपरक कारण होते हैं और कुछ नैतिक कारण होते हैं. और इसके बाद हम लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि अगर हमें सत्ता की साझेदारी के कितने रूप हैं, मतलब हम कितने प्रकार से जो सत्ता है उसकी शक्तियों का हम विभाजन कर सकते हैं, कितने रूपों में विभाजन कर सकते हैं, जिसमें हमारा क्षैतिज वितरण है, ऊर्ध्वाधर वितरण है, विभिन्न सामाजिक समूहों में वितरण है, फिर गठबंधन सरकार जिसमें भी हम शक्तियों का बंटवारा करते हैं, और लास्ट है राजनीतिक दल और दबाव समूह का वितरण. सबसे पहले यहाँ पर हम सत्ता में साझेदारी का मतलब समझेंगे. सत्ता में साझेदारी का मतलब बच्चों होता है कि किस तरीके से, क्योंकि कोई भी काम है, मान लीजिए किसी भी देश की कोई व्यवस्था है, या हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही लेकर चलते हैं, तो किसी भी एक जो है व्यक्ति का या किसी एक व्यक्ति के समूह का जो है वो इतने बड़े देश का, वहाँ की व्यवस्था का, वहाँ की जो है वो कानून बनाने की शक्तियाँ होती हैं, वहाँ पे किसी भी कानून का पालन कराने के कार्य होते हैं, जितने भी काम होते हैं वो सारे काम किसी एक व्यवस्था या किसी एक जो है वो समूह के द्वारा नहीं किया जा सकता. तो उसके लिए क्या है, क्योंकि कार्य बहुत ज़्यादा है, अगर व्यवस्थित रूप से कार्यों को करना है तो हमें क्या करना होता है, हमें शक्तियों को या हमें अधिकारों को कुछ अलग अलग लोगों में विभाजित करना होता है ताकि मिलजुल कर काम को किया जा सके. तो इसको हम लोग बोलते हैं सत्ता में साझेदारी. जब भी साझेदारी का मतलब यहाँ पर यह है कि कॉपरेशन, हम किसके कॉपरेट, किसी का सहयोग लेके किसी कार्य को करना. और हम किसी का सहयोग लेके कोई कार्य कब करेंगे, जब हम उसे कुछ शक्तियाँ देंगे ना, तभी तो वो हमारा कार्य करेगा. हम उसको कार्य करने की शक्ति तो देंगे ना, तभी तो वो कार्य करेगा. तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने अपनी पावर्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया, किसी दूसरे को दिया, जिससे कि वो काम करे और हमें काम करके हमारे काम में कॉपरेशन करे. तो ये हुआ सत्ता में साझेदारी. तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर 2 देशों का उदाहरण लेके चलेंगे, जिसमें पहला हमारा बेल्जियम है और दूसरा हमारा श्रीलंका है. सबसे पहले बेल्जियम में क्या था, देखो बेल्जियम क्या है, एक जो है वो वहाँ पर जो फ्लेमिश क्षेत्र था, 2 भागों में हम इसमें देखेंगे, फ्लेमिश और वैलोनिया. तो जो फ्लेमिश था वहाँ पर 59% लोग जो थे वो क्या थे, जो है कुल जनसंख्या का 59% फ्लेमिश क्षेत्र में रहता था और 40% लोग जो है वो वैलोनिया में रहते थे. अब यहाँ पर जो 2 चीज़ें मिल निकल कर सामने आ रही है वो है लैंग्वेज, मतलब यहाँ पे हम लोग भाषाई जो है विभाजन देख रहे हैं. भाषाई विभाजन में जो 59% जो लोग थे वो डच बोलने वाले लोग थे और जो 40% लोग थे जो वैलोनिया में रहते थे वो फ्रेंच बोलते थे. अब देखो ज़्यादा बोलने वाले लोग कौन है, बहुसंख्यक किसका है, बहुसंख्या किसकी है, तो जो बहुमत है या बहुसंख्या है या बहुत ज़्यादा लोग जिस चीज़ के हैं वो है डच भाषा है, और जो कम है वो क्या है, फ्रेंच भाषा ही है. लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी, जो ज़्यादा बोलने वाले जो बहुसंख्यक वर्ग था डच भाषा बोलने वाले, वो क्या थे, एक तो वो गरीब थे और उनके पास शक्ति नहीं थी, और जो अल्पसंख्यक वर्ग था जो फ्रेंच बोलने वाले थे उनकी संख्या जरूर कम थी, लेकिन वो क्या थे, पावरफुल थे और बहुत वो थे पढ़े लिखे, धनी भी थे, एजुकेटेड थे और पावरफुल भी थे. तो अब इसके साथ साथ ये तो 2 चीज़ें हुई,
वेलोनिया और फ्लेमिश। फिर उसके साथ साथ बेल्जियम की एक राजधानी थी जो थी ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में क्या था, जो 80% लोग थे वो फ्रेंच भाषी थे। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ बहुसंख्या काहे की हो गई, वो हो गई फ्रेंच भाषाई लोगों की, और जो बाकी की 20% लोग थे वो डच भाषी थे। अब जहाँ पे कैपिटल होती है उस चीज़ का असर ज़्यादा होता है, तो उससे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आनी चाहिए थी कि जो डच भाषी लोग थे वो पीछे हो जाते, और जो फ्रेंच भाषी थे, जो कि अगर हम ओवरऑल बेल्जियम में देखें तो वो उनकी संख्या फ्रेंच भाषियों की बहुत कम थी, बट ताकतवर होने की वजह से वो सत्ता में भी आ सकते थे या वो सरकार बना सकते थे। तो ये स्थिति थी कहाँ की, बेल्जियम। बट अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि बेल्जियम की समझदारी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बेल्जियम ऐसा करता, कैसा कि जो अल्पसंख्यक थे उनको बढ़ावा दे देता क्योंकि वो शक्तिशाली थे, या जो बहुसंख्यक थे उनको नीचे कर देता क्योंकि वो कमजोर वर्ग था, या उनकी संख्या तो ज़्यादा थी लेकिन ब्रुसेल्स में उनकी संख्या कम थी, तो इससे क्या होता, विवाद बढ़ते। बट उसने समझदारी से काम किया और जो शक्तियों का विभाजन किया बेल्जियम ने, वो इस तरीके से किया कि जिससे फ्रेंच भाषी और डच भाषी दोनों ही समुदाय के लोगों को बराबर से शक्तियां दी गई, चाहे वो उनकी राजधानी हो या फिर, और इसके साथ साथ उन्होंने एक तीसरे स्तर की सरकार को भी काम करा जो कि सामुदायिक सरकार थी, और इसी तरह से ब्रुसेल्स में उन्होंने अलग सरकार रखी और दोनों ही समुदायों के समान प्रतिनिधित्व रखे। उसमें केंद्र में बहुत सारी शक्तियां थी, उसमें भी दोनों को समान रखा, और केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या भी एक समान रखी, जिससे क्या हुआ, बेल्जियम में किसी भी तरह का कोई भी डिस्प्यूट या कोई भी प्रॉब्लम्स आगे चल के नहीं है। बट अब इसके विपरीत हम श्रीलंका का एग्जाम्पल लेते हैं। श्रीलंका में क्या था, वहाँ पर भी कहते हैं कि भाषा का ही जो है विभाजन था, वहाँ पे भाषाई या धार्मिक था। इसमें क्या था, श्रीलंका एक द्वीपीय समूह है, आप लोगों को पता है, देश है, और इसमें जो कुल जनसंख्या थी 74% वो सिंहलियों की थी। द्वितीय स्थान पर तमिल आते थे, और तमिल में भी 15% तमिल जो थे वो भी दो समूह में बटे थे, श्रीलंकाई मूल के तमिल और हिंदुस्तानी तमिल। और जो हिंदुस्तानी तमिल थे वो तमिल थे जो औपनिवेशिक शासन के समय बागानों में काम करने के लिए भारत से श्रीलंका लाए गए थे। तो हमने क्या देखा, एक पूरा जो समूह है वो किसका है, सिंघली भाषी लोगों का है, और जो दूसरा समूह है वो तमिल समुदाय है। तमिल में भी दो पार्ट में डिवाइड थे, कुछ श्रीलंकाई तमिल थे और कुछ भारतीय तमिल थे। अब यहाँ पर क्या था, कायदे से, अब जो देखिए बहुसंख्या किसकी थी, मैंने बोला ना श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद हुआ, क्योंकि यहाँ पे बहुसंख्या सिंघलियों की थी, तो सिंघलियों ने क्या किया, ताकत के साथ में, पावर के साथ में अपनी अलग सरकार बनाई और अपना अलग एक भाषा बनाई, अपनी सिंघली भाषा को ही राष्ट्रभाषा बनाया, और उन्होंने श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दिया। बट इससे क्या हुआ, जो अल्पसंख्यक लोग थे, जो तमिल समुदाय के लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना कुछ एक राजनीतिक पार्टी बनाई तमिलों ने मिलकर, और तमिल को अपनी राजभाषा घोषित करी, और क्षेत्रीय स्वायत्तता प्राप्त करके शिक्षा और रोजगार में उन्होंने खुद भी, तो क्या हुआ, तमिलों ने भी अपने समान अवसरों की मांग करी। लेकिन वो अल्पसंख्यक थे, तो जो श्रीलंकाई समुदाय था, जो सिंघलीज थे, उन्होंने उन तमिलों की आवाज को शांत कर दिया, उनको चुप करा दिया, और इसके बाद उन्होंने क्या किया, ये जो प्रॉब्लम हुई, मतलब कि बहुसंख्यकवाद बढ़ा, सिंघलियों ने अपनी पूरी सत्ता को बनाकर रखा, और जो तमिलों द्वारा जो एक इलम सरकार बनी थी, जो निट्टे, जिसको हम लोग लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम बोलते हैं, उसको उन्होंने जो है पीछे कर दिया, कमजोर कर दिया, और गृह युद्ध शुरू हो गया, जिसकी वजह से जब तमिलों ने विरोध किया, जब तमिल आगे बढ़े और तमिलों ने अपनी एक जो सत्ता बनाई निट्टे के नाम से, जो अपनी एक सरकार बनाई और उसकी जो डिमांड करी कि हमको भी शिक्षा और रोजगार के समान अवसर दिए जाए, उससे वातावरण कैसा हुआ, उससे गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई, और उसमें बहुत सारे तमिल, बहुत सारे सिंघलीज मारे गए, और वो स्थिति आज तक बनी हुई है, और आज भी श्रीलंका में किसी भी प्रकार का, क्योंकि श्रीलंका सरकार ने शक्तियों का जो विभाजन था वो बेल्जियम सरकार की समझदारी के अकॉर्डिंग से नहीं किया था, तो वहाँ पे समस्याएं बढ़ती चली गई। अब इसलिए कहा जाता है कि सत्ता में साझेदारी बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसके कुछ युक्तिपरक कारण होते हैं। युक्तिपरक कारण में हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो है सत्ता के साथ देश के अलग अलग सामाजिक समूह में संघर्ष, अगर हम युक्तिपरक कारणों को शामिल करते हैं तो उससे क्या होता है, संघर्ष बहुत कम होते हैं, और
ज़्यादातर उन देशों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा कई तरह की भाषा के लोग, कई तरह के धर्म के लोग रहते हैं, तो वहाँ पर जो है सत्ता में साझेदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिससे कि किसी प्रकार का कोई विवाद या समस्या ना हो। नैतिक कारणों में क्या होता है, हम उस सत्ता का प्रयोग करते हैं जिनके हाथ में सत्ता होती है और जिन लोगों पर सत्ता का प्रयोग किया जा रहा है। जनता का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है। तो नैतिक रूप से अगर हम देखें कि अगर हम लोकतांत्रिक शासन में रह रहे हैं और लोकतांत्रिक सरकार हमारी अगर है, तो लोकतंत्र में सबको समान अवसर मिलने चाहिए। इसलिए सत्ता में साझेदारी या शक्तियों का जो बंटवारा है वो समान रूप से लोगों के बीच में होना चाहिए। तो नैतिक कारण भी बनता है और युक्तिपरक कारण भी बनता है, ताकि हर एक समुदाय, हर एक दल, हर एक जो है वो वर्ग को समान रूप से समान अवसर और समान शक्तियाँ दी जाए। अब हम देखेंगे सत्ता में साझेदारी के रूप। सत्ता में साझेदारी का जो पहला रूप है वो है क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण क्या होता है, जब हम जो भी शक्तियाँ हैं, सरकार की समस्त शक्तियाँ जो हैं वो हम सरकार के 3 अंगों में विभाजित करते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये जो शक्तियों का विभाजन है ये हमारा क्षैतिज विभाजन कहलाता है। ऊर्ध्वाधर विभाजन में क्या होता है, जब हम 2 स्तर पर सरकारें होती हैं, केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे, और केंद्र सरकार जो है वो अपनी कुछ शक्तियों को राज्य सरकार को देता है कार्य करने के लिए, और उसके बाद केंद्र और राज्य की कुछ शक्तियों को मिलाकर हम स्थानीय सरकार में भी विभाजित करते हैं। तो सर जो ये वर्टिकल हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स होता है वो हमारा कहलाता है ऊर्ध्वाधर वितरण, शक्तियों का ऊर्ध्वाधर वितरण। तीसरा हमारा आ जाता है भाषाई समूह और सामाजिक समूह। जो सामाजिक समूह होते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट जिनको हम लोग बोलते हैं, जहाँ पर जैसे हमने बेल्जियम में देखा सामुदायिक सरकार भी बनाई गई, तो ये कई भाषाई समूह के बीच में सत्ता की साझेदारी होती है। और संविधान के अनुसार व्यवस्था है कि केंद्रीय सरकार में भाषाई समूह के अलग अलग बहुमत की बहुत अधिक आवश्यकता है। जैसे भारत में अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, तो संसद के द्वारा राज्य के विधानमंडलों में इनके भी स्थानों को सुरक्षित रखने के लिए, तो इसका मतलब उनको भी कुछ शक्तियां दी जा रही हैं ताकि वो भी अपना मतलब वो जो है वो कहते नहीं है कि एक मार्जिनाइजेशन में ना जाए, उनको हम पृथक ना करें, समाज के बीच में लाएं और उनको भी इस तरह के अवसर प्रदान किए जाए ताकि वो लोकतंत्र में अपना भी एक स्थान बना सके। अब इसी के साथ साथ हमारा नेक्स्ट है गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार आपको पता है, जब कोई एक राजनीतिक दल अपना बहुमत साबित नहीं कर पाता है तो कई सरकारें मिलकर जो है कई राजनीतिक दल मिलकर एक सरकार बनाते हैं और उसको गठबंधन सरकार बोलते हैं। तो ये भी एक तरह की शक्ति का विभाजन है कि ये शक्ति दी गई है कि अगर बहुमत सिद्ध ना हो तो कई राजनीतिक दल मिलकर शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं और सत्ता में आ सकते हैं। और लास्ट हमारा जो है वो है राजनीतिक दल और दबाव समूह। जब भी कभी सरकार में ये जो दबाव समूह होते हैं या राजनीतिक दल होते हैं, ये राजनीतिक दल तो डायरेक्ट रूप से, लेकिन जो दबाव समूह होते हैं वो सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। जब भी सरकार को किसी भी प्रकार का कोई निर्णय लेना होता है तो ये दबाव समूह जो होते हैं इनके पास भी बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, क्योंकि ये निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, क्योंकि इनका निर्णय या इनका सुझाव या इनके जो है निर्देश बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी सरकार को चलाने के लिए, क्योंकि इनका दबाव समूह का जो असर होता है या जो इनका प्रभाव होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और भारत में बहुदलीय प्रणाली है जहाँ पर कांग्रेस है, बीजेपी है और बीएसपी इत्यादि कई दल हैं। प्रत्येक दल के पास चुनाव लड़कर बहुमत को प्राप्त करने के संपूर्ण अवसर हैं, तो राजनीतिक दलों को भी एक शक्ति दी जा रही है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से किया, क्षैतिज वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण, फिर राजनीतिक दलों और दबाव समूह में वितरण, गठबंधन सरकार और विभिन्न सामाजिक समूह में वितरण, जो कि हमारे बड़े बड़े जो है वो अलग अलग बहुमत से उनकी आवश्यकता होती है और उनको सत्ता में साझेदारी दी जाती है और शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।